वेलकम टू माय चैनल द चॉकबोर्ड चैंपियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज अपन एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट 3 करने वाले हैं। मतलब ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो आज अपन पढ़ेंगे कमर्शियल फंक्शंस और नीड ऑफ एंटरप्रेन्योर और मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपन ने कमर्शियल फंक्शंस में क्या आता है। कमर्शियल फंक्शन से सबसे पहला आता है प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन पहले बताइए मुझे, कमर्शियल फंक्शन से आप क्या समझते हैं? ऐसे फंक्शन एंटरप्रेन्योर के जो जो उसको करना जरूरी होता है ताकि उसका जो बिजनेस उसने सेटअप किया है, जो स्टार्टअप सेटअप करा है, वो आगे बढ़ सके, ग्रो कर सके मार्केट में। तो सबसे पहले उसको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। कोई भी अपन फर्म सेटअप करते हैं या फिर कुछ भी सेटअप करते हैं तो उसको चीजें प्रोड्यूस तो करनी पड़ेंगी, या तो गुड्स प्रोड्यूस करेगा या तो सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा। तो वो क्या हो जाता है उसका first function, production. So the activities of production are independent of the size of the undertaking. प्रोडक्शन की प्रोडक्शन तो आपको करना ही पड़ेगा। आपने कोई भी फॉर्म सेटअप किया तो आपको प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो भले वो गुड्स का हो या सर्विसेज का, उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी आ गई, सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग आ गई, गुड्स की एंसिलरी और एडवाइजरी सर्विसेज आ गई। सेकेंड है फंक्शन अपना फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि अब कोई भी बिजनेस चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही होता है। तो एंटरप्रेन्योर का ये फंक्शन होता है फाइनेंस, ताकि जो उसके बिजनेस में उसने पैसा लगाया है, मान लीजिए 10 lakhs लगाए हैं, 15 lakhs लगाए हैं, तो क्या वो ढंग से इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ जो उन लोगों को उसने जैसे उधार पे सामान बेच रखा है तो उससे वापस मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, और कहीं पे उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा था वहां से इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि उसका बिजनेस में कैश क्रंच नहीं हो, उसको जितना पैसा जब भी चाहिए उसको अवेलेबल हो जाए। तो फाइनेंस का मेजरली हर बिजनेसमैन को, हर एंटरप्रेन्योर को ध्यान रखना पड़ता है। तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर टू लुक एंड एनालाइज इनटू वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, कि कहाँ से कभी उसको जरूरत पड़े तो कहाँ से कैपिटल वो ले सकता है, एंड अप्रोप्रिएटली अरेंज फॉर देम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो जब भी उसको काम हो तो वो अरेंज भी कर सके। फिर तीसरा है मार्केटिंग। अगर आपने कुछ नया प्रोजेक्ट बनाया है, नया, जैसे अपन हम लोग यूट्यूब पे भी वीडियो बनाते हैं, तो नया बनाते हैं तो उसको भी अपन ऐसे स्टोरीज में, इंस्टाग्राम की स्टोरीज में, फेसबुक के पेजेस में डालते हैं, ताकि लोगों को, कंज्यूमर को पता चले। तो कोई भी नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में या कोई भी सर्विसेज सिर्फ स्टार्ट होती है प्रोवाइड करना, कोई फर्म स्टार्ट करती है सर्विसेज, जैसे मैंने एक एडवर्टाइजिंग कंपनी खोली तो मैं ऐड करूंगी ना, यहाँ भाई नई कंपनी खोली, बैनर्स लगाऊंगी, होर्डिंग्स लगाऊंगी, तो मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। तो मेजरली मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट तो आ ही जाता है, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर का ये काम होता है कि गुड्स प्रोड्यूसर से लेकर फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच जाए। मैंने सेटअप कर ली दुकान, मैंने सब कुछ कर लिया, सामान भी बेच दिया, और अगर मैं ऑनलाइन अपनी सर्विसेज दे रही हूँ तो मुझे ये कंफर्मेशन देनी पड़ेगी, कंफर्मेशन करना पड़ेगा कि क्या मेरा गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसके रिव्यूज लेने पड़ेंगे, उसका फीडबैक लेना पड़ेगा। तो कुछ भी अपन काम करते हैं तो उसकी मार्केटिंग करना जरूरी है। तो 3 ये फंक्शंस हो गए उसके एंटरप्रेन्योर के। कमर्शियल फंक्शन, प्रोडक्शन, पहले प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो गुड्स, फिर फाइनेंस लो, और फिर मार्केटिंग करो उस गुड्स की या सर्विसेज की, ठीक है? फिर नेक्स्ट है पर्सोनल। पर्सोनल मतलब एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयज जो अपने फर्म में होते हैं वो। अगर एंटरप्रेन्योर अगर कोई फर्म सेटअप करता है तो खासकर वो तो रखेगा ही, क्या रखेगा, एम्प्लॉयज को रखेगा, लेबर को रखेगा। तो अगर फैक्ट्री सेटअप करी तो अनस्किल्ड लेबर्स होंगे, और अगर अपने कंपनी सेटअप करी तो स्किल्ड लेबर्स, स्किल्ड एम्प्लॉयज होंगे। तो फिर उनको हायर करना, उनको रिक्रूट करना, उनको सही पोजीशन में लेना उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, फिर उनको उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सैलरी देना, ये सब जो काम होता है वो पर्सनल फंक्शन में आ जाता है। तो अपने एम्प्लॉयमेंट, अपने जो फर्म के एसेट्स होते हैं, तो एंटरप्रेन्योर का ये फंक्शन है कि उसको उन एम्प्लॉयज, उनके अच्छे एम्प्लॉयज उनको अच्छे से रखे जाए, ताकि वो अपने फर्म को में कमिटमेंट करके अपना काम कर सके। ऐसे नहीं कि मतलब ठीक है काम करना ही है, जरूरी है, बॉस ऐसा है तो उसको काम करके देना ही है, ऐसा नहीं है। तो ट्रेनिंग भी होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट की, उनका डेवलपमेंट भी होना चाहिए, तो वो टिके रहेंगे। तो उनको सैलरी के हिसाब से भी, सैलरी उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से होता है। तो एंटरप्रेन्योर का ये फंक्शन होता है कि एक अच्छा वर्कफोर्स मेंटेन कर सके वो, ठीक है? फिर है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग
अकाउंटिंग क्या, जो भी अपन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग जरूरी है, क्योंकि आप टैक्स में चल जाओ, आपको सारे मैटर्स रिकॉर्ड होने चाहिए। आपका आगे ऑडिट होगा, ऑडिट मतलब अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपन बनाते हैं, बैलेंस शीट और ये प्रॉफिट एंड लॉस, उनको उसकी चेकिंग होती है, फिर उसको जो अथॉरिटीज होती है उनको फाइल करना पड़ता है, कंपनी के अथॉरिटीज या इनकम टैक्स अथॉरिटीज, उनको फाइल करना पड़ता है, तो उसके लिए ऑडिट होती है। तो वो भी, तो एंटरप्रेन्योर का ये फंक्शन है कि जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा हो, भले वो गुड्स प्रोवाइड करवा रहा हो या सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा हो या कोई भी और एक्स्ट्रा एंसिलरी एक्टिविटीज कर रहा हो, तो उन सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाए और अच्छे से मेंटेन किया जाए, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो वो अपना प्रूफ दे सके जहाँ पे भी। तो 5 फंक्शन हो गया, प्रोडक्शन, फिर मार्केटिंग, और फिर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए गुड्स, फिर मार्केट किए उनको, मतलब उनको बेच दिया, फिर पैसा है हमारे पास फाइनेंस, फिर हमने उन पैसों से, ऐसे कहानी बना रही हूँ, उन पैसों से हमने पर्सनल रखे, मतलब एम्प्लॉयज रखे, और फिर हमने उनकी अकाउंटिंग करी। ठीक है, तो 5 फंक्शन है, 5 कमर्शियल फंक्शन है, 5 पॉइंट्स है। एक तो प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल एंड अकाउंटिंग। ठीक है, अब आगे बढ़े। आगे है अपना नीड्स एंड मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले आप बताइए, किसी भी कंट्री को एंटरप्रेन्योर की जरूरत क्यों होगी? जैसे कोई भी कंट्री में एक आदमी अगर नया इन्वेंशन करता है या किसी भी चीज से नया, किसी भी चीज को करने का नया तरीका निकालता है, या कुछ ऐसे किसी भी इंडस्ट्री में कुछ ऐसा इन्वेंट कर लेता है या डिस्कवर कर लेता है जिससे उस इंडस्ट्री की पूरी बदल जाती है टेक्निक काम करने की, तो उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो उसकी उसकी जरूरत क्यों है देश को? क्योंकि उसका लाइफ लाइन है वो, पहली बात तो उसका लाइफ लाइन है वो, कि भाई नए नए एंटरप्रेन्योर्स होंगे, नए नए तरीके आएंगे करने के, काम काम करने के नए नए तरीके लोगों को पता चलेंगे, तभी तो देश आगे बढ़ेगा, फिर डेवलपमेंट भी होता है देश का, और साथ खुद उस एंटरप्रेन्योर का डेवलपमेंट तो होता ही होता है, साथ ही साथ देश का भी होता है। तो सबसे पहला पॉइंट अपना नीड क्या है एंटरप्रेन्योर के, कि कोई भी कंट्री एक एंटरप्रेन्योर के बिना प्रोग्रेस नहीं कर सकती। जब तक बड़े बड़े बिजनेसमैन, आप रिलायंस डिजिटल, मुकेश अंबानी सर को देख लीजिए, वो क्या करते हैं, उन्होंने इतनी प्लानिंग से जियो निकाला, और एयरटेल भी अपना जैसे एकदम से आ गया, जियो जियो 4G जब उसने अपनी मार्केटिंग टेक्निक कैसे अप्लाई की, पहले सबको 1-2 साल फ्री दिया कि चलो यूज करो, तुम जियो 4G नेटवर्क यूज करो, इतना तेज स्पीड आती, यूज करो। सब लोगों ने सारे मतलब छोड़ दिए, एयरटेल वोडाफोन के सबके सिम बंद करवा दिए, जियो के ले लिए। अब वो पैसे चार्ज कर रहा है, तो ये मार्केटिंग टेक्निक होती है। अब देखो जियो कहाँ कहाँ बढ़ रहा है, जियो मार्ट आ गया, और भी जियो फिर और भी स्कीम्स निकल रही हैं, जिसने जियो फोन भी लेके आया। तो ये सब क्या होती है, ये एक एंटरप्रेन्योर की निशानी है। तो वो भी, तो क्यों देश को जरूरत है? अब देखिए मुकेश अंबानी का एक डिसीजन पूरे इंडिया पे कितना इफेक्ट डालता है। जैसे पता चला कि वो पबजी खरीदने वाले हैं, तो कितना हो गया कि उनको बैन कर दिया गया कि भाई नहीं खरीद पाओगे तुम, क्योंकि हमने सिर्फ उस कारण बैन नहीं किया कि वो चाइनीज है। ठीक है, तो उस पे उसका कितना फर्क पड़ा। तो क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर जो है वो लाइफ लाइन होता है एक नेशन का। तो इसलिए किसी भी कंट्री को एंटरप्रेन्योर की जरूरत पड़ती है। सेकंड है प्रोवाइड्स इनोवेशन। कोई भी एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एंटरप्रेन्योर बनते इसलिए क्योंकि वो इनोवेट करता है चीजें, किसी भी चीज को करने का नया ढंग निकालता है कि कैसे करा जाए। जैसे वो जो गुजरात में थी, जिसका मैंने आपको वीडियो फर्स्ट पार्ट आप देखिएगा, मैंने एक वीडियो चलाया था उसमें, जैसे मिट्टी कूल बनाया था उसने, जिसमें मिट्टी से उसने फ्रिज बनाया था। जैसे गरीब लोग हैं, जहाँ पे गांव में फ्रिज नहीं खरीद सकते वो लोग, वहां पे तो लाइट ही नहीं होती, फ्रिज कहाँ से होगी? तब जब फ्रिज खरीदते हैं वो लोग, नहीं खरीद पाते हैं, तो ये मिट्टी का फ्रिज ले लेंगे 2-3 हजार में, तो ठंडा पानी, सब्जियां नहीं खराब होंगी, दूध दूध नहीं खराब होंगे उनके। तो ये क्या इनोवेट किया, तो वो क्या है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की निशानी है। तो प्रोवाइड्स इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर का नीड क्या है कि वो इनोवेशन प्रोवाइड करता है, तो फिर जहाँ पे भी जो भी गरीब होंगे वो इस फ्रिज को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना नीड, क्यों चाहिए हमको, एक तो लाइफ लाइन होता है वो नेशन का, दूसरा इनोवेशन प्रोवाइड करता है, इंक्रीज प्रॉफिट्स। अब जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर डेवलप होगा, उसके खुद के प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, उसका बिजनेस चलेगा, उसका बिजनेस फ्लरिश होगा, और साथ ही साथ कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर उसकी प्रोडक्ट की डिमांड बाहर आ गई, बाहर के देशों में आ गई, तो वो उसे एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज आएगा, जिससे इंडिया का डेवलपमेंट होगा। तो ये क्या होता है, अगर एंटरप्रेन्योर बढ़ता है तो देश भी बढ़ता है।
तो इंक्रीज प्रॉफिट। तो वो क्या करता है, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, कम से कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है, तो फिर से प्रॉफिट ज्यादा आते हैं क्योंकि कॉस्ट कम लगती है उसकी, तो उसका ग्रोथ भी होता है और साथ ही साथ देश का भी ग्रोथ होता है। ठीक है, फिर है अपना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एंटरप्रेन्योरशिप एक नया आइडिया के साथ, हाँ भाई मैं ये बनाऊंगा। एक था कि मतलब एक आदमी ने मिट्टी से ना मिट्टी के कुल्हड़ जो होते हैं उससे उन्होंने वो बनाए थे, एसी का एसी बनाया था, हाँ एसी बनाया था मिट्टी के कुल्हड़ से। तो वो उसका सेटअप ऐसे था जैसे बी हाइव होता है ना, वैसे सेटअप था उसका, ऐसे छोटे छोटे उसमें कुल्हड़ ऐसे लगाए थे, सर्कल शेप में छोटे छोटे कुल्हड़ ऐसे लगाए थे, तो बिल्कुल मतलब ऐसे दिखाया, तो सिटी में कितनी ठंडी ठंडी हवा आती है उससे। एसी चलाते हैं तो अपने CFC जनरेट होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जनरेट होती है, जिससे एनवायरमेंट ओजोन लेयर खराब होता है। लेकिन इससे इससे क्या होता है, इनोवेशन हो गई। एसी लोग घर में ये लगा ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठंडा ठंडा कूलर का काम भी करेगा वो, कूलिंग भी करेगा। और साथ ही साथ अब उसने इनोवेशन किया, और अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आ जाएंगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब अब उस लेबर तो लगाएगा ही ना वो, अपनी फर्म उसने डेवलप किया, अब ये सब बनाने के लिए लेबर तो चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आती है। तो एंटरप्रेन्योर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो तीन चार चीजें हो जाती है, एक तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, ग्रोथ हो जाती है उसकी कंट्री की, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो जाती है और इनोवेशन भी होता है। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर की किसी भी देश को जरूरत होती है। ठीक है, फिर है इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब क्या होता है कि अगर कोई पॉलिसी चेंज हो गई, अगर कोई गवर्नमेंट ने टैक्स लॉज में या फिर किसी भी पॉलिसी में चेंज किया है, तो उसके साथ एंटरप्रेन्योर दुखी नहीं होता, उसके साथ वो उसको एडजस्ट कर लेता है कि हाँ भाई अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज करी तो मुझे अपने बिजनेस में क्या चेंज लाना है ताकि मेरे बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़े। तो वो ग्रो ऐसे करता है कि सारी जो भी फेलियर्स होते हैं, जो भी इन्वायरमेंट होता है, उसको ध्यान में रखते हुए ही वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ता है। अगर कोई पॉलिसी चेंज भी हुई गवर्नमेंट की तो उससे उसके बिजनेस पे इफेक्ट नहीं पड़े, तो वो ऐसे ऐसे अपने बिजनेस को रन करता है। तो इसलिए इसलिए ही एंटरप्रेन्योर की कंट्री को जरूरत है क्या, ताकि वो ग्रो भी करता है। ऐसा नहीं चेंज हुआ गवर्नमेंट की पॉलिसी तो उसका बिजनेस ही बंद हो गया, ऐसा नहीं करता है। ठीक है, और सोशल बेनिफिट्स, अगर एंटरप्रेन्योर का बिजनेस चल गया तो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, और उसके जो फर्म में काम करने वाले 5-6 है लोग आदमी जो काम कर रहे हैं उनकी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो एक एक एंटरप्रेन्योर 10-10 जनों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है, तो कितना अपने देश का वो हो जाता है, इतनी सबकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जो गुड्स प्रोड्यूस करता है वो भी इनोवेटिव ही होते हैं, तो वो लोएस्ट प्राइस में होते हैं, तो इसलिए जो लोग खरीदते हैं उनके गुड्स को कंज्यूम करते हैं, तो वो भी बेनिफिट में जाता है। तो ये हो गया अपना नीड ऑफ एंटरप्रेन्योर। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने कभी सोचा नहीं। दोस्तों, ये दो पंक्तियां ब्रायन एक्टन और जॉ कॉम पर बिल्कुल ही सटीक बैठती है। ब्रायन एक्टन नाम तो शायद आपने कभी न कभी सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप उनके बारे में जान जाएंगे। आज सभी के पास एंड्रॉयड फोन है, और कोई एप्लीकेशन हो ना हो, व्हाट्सएप उसमें जरूर होता है। इसका इस्तेमाल तो मैसेजिंग के लिए हम दिन भर करते हैं, लेकिन इसके इतिहास और सफलता के बारे में नहीं जानते हैं। ब्रायन एक्टन और जॉ कॉम दो दोस्तों ने मिलकर व्हाट्सएप बनाने की शुरुआत की थी। दोनों दोस्त पहले याहू कंपनी में काम करते थे, और दोनों ने अपनी कंपनी प्लान करके याहू जैसी बड़ी कंपनी को छोड़ दिया था। शुरुआती दिनों में ज्यादा सफलता न मिलने के कारण उन्हें ऐसा लगता था कि फिर से उन्हें जॉब कर लेनी चाहिए, और आज से लगभग 7 वर्ष पहले 2009 में फेसबुक कंपनी में जॉब के लिए गए। ब्रायन का सपना था कि वो फेसबुक में जॉब करें, लेकिन फेसबुक ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। ब्रायन एक्टर इससे बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जॉब के लिए ट्विटर पर अप्लाई किया। यहाँ भी उन्हें निराशा मिली और ट्विटर ने भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया। आज के समय में अगर किसी को एक ही बार किसी कंपनी से रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो अपनी खुद की योग्यता और काबिलियत पर शक करने लगता है और निराश होकर घर बैठ जाता है। लेकिन ब्रायन एक्टन ने ऐसा कुछ नहीं किया।
वो उठे और फिर से एक नई आशा के साथ उन्होंने एक नई शुरुआत की। वह अब अपने मन में सोच लिए थे कि अब वो किसी दूसरी कंपनी के लिए काम नहीं करेंगे और अपना ही प्रोडक्ट बनाएंगे। उन्होंने खुद और अपने दोस्त जॉकॉम के साथ मिलकर रात दिन मेहनत की और अपने बुलंद हौसलों के दम पर व्हाट्सएप बना डाला। वो व्हाट्सएप जिससे आज पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। व्हाट्सएप ऐप को 2009 में बनाया गया था और अगले 7 साल में इसकी ग्रोथ फेसबुक से कहीं ज्यादा है। जिस वक्त तक व्हाट्सएप ऐप ने अपना काम शुरू किया उस समय फ्री मैसेजिंग के लिए स्काइप, BBM, जी-चैट जैसे ऑप्शन थे, लेकिन व्हाट्सएप में खास बात यह थी कि यह मोबाइल नंबर से लॉगिन होता था। उनकी सफलता और मेहनत को देखते हुए दोनों के कुछ पुराने साथियों ने व्हाट्सएप पर काम करने के लिए इन्वेस्ट किए। व्हाट्सएप ने तभी से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा लोग इस एप्लीकेशन से जुड़ चुके हैं। जिस फेसबुक ने 7 साल पहले ब्रायन एक्टन को अपने जॉब पर नहीं रखा था, उसी फेसबुक ने उनकी बनाई एप्लीकेशन को $19 बिलियन में खरीदा, जो भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि है। ब्रायन एक्टन जिस कंपनी में नौकरी मांगने गए थे, आज वो उसी कंपनी के शेयर होल्डर बन गए हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं आत्मविश्वास। जिस कंपनी में वो अब आगे अपन पढ़ेंगे मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। मिथ्स से मतलब क्या होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को लेके लोगों के मन में क्या क्या भ्रम बैठे हैं कि हाँ भाई मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा तो मेरे पास ये होगा, या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मुझे तो ये चाहिए होगा। ये सब दूर करें। अब आपको अगर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, जो जो चाहते हैं कि मैं आगे बिजनेस करूँगा, तो आप ध्यान में रख लीजिए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग अ बिजनेस इज़ ईजी। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना इतना भी आसान नहीं होता। सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि आप किसका बिजनेस करना चाहते हैं, फिर आप कैसे करेंगे, फिर कहाँ करेंगे, क्या कितना कैपिटल चाहिए होगा, वो कैपिटल अरेंज कहाँ से होगा, फिर क्या वो बिज़नेस आपने चालू कर लिया, क्या वो बिज़नेस चलेगा, लोग कंज्यूम करेंगे उस प्रोडक्ट के सर्विसेज को जो आपने प्रोवाइड करा रहे, क्या वो कंज्यूम करेंगे, क्या फाइनेंस की भी प्रॉब्लम आ जाती है, लोगों की कैश क्रंच हो जाता है, मतलब लोगों का पैसा अटक जाता है, डेटर्स के पास पैसे देते ही नहीं है और फिर आगे बिजनेस चलता ही नहीं, प्रोडक्शन हो नहीं पाता है। तो ऐसा रिसर्च की गई है कि अगर 10 लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 10 लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपना नया नया, तो 7 सालों बाद सिर्फ 3 ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने बिजनेस को पूरा अच्छे से फाइनेंशियल तरीके से कंटिन्यू कर पाते हैं, बाकी की 7 फेल हो जाते हैं। तो बिज़नेस स्टार्ट करना इतना इजी नहीं है। तो जो भी बिजनेसमैन अपना, जो भी स्टूडेंट बिजनेस करना चाहते हो तो ध्यान से करिएगा बिजनेस, पैसा लगाइएगा तो उसको ध्यान से खर्च कीजिएगा, कैपिटल इन्वेस्ट करके अपने दिमाग लगा के करेगा, और उसी सेक्टर में या उसी फील्ड में करना बिजनेस जहाँ पे आपको इंटरेस्ट हो। ठीक है, छोटा बिजनेस स्टार्ट करना इजी, पर आप लार्ज स्केल या मिडिल स्केल में कर रहे हो तो उसको थोड़ा ध्यान में रखिए। इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू फाइनेंस अ न्यू बिजनेस। कोई भी बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए इतना पैसा नहीं चाहिए होता, क्योंकि लोग आजकल लोन पे ही बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई फैमिली से ले लिया, खुद का लगा लिया, थोड़ा बैंक से ले लिया, तो फिर क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शॉपिंग खरीद के रेंट पे ले लेते हैं, कोई मशीन उनको चाहिए तो वो रेंट पे ले लेते हैं। तो ऐसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं शुरुआत में, फिर बाद में फिर धीरे धीरे उसको लोन को चुकता कर लेते हैं। तो ये जो बिजनेस करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होता, ज़्यादा शुरुआत में ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होता। ठीक है, फिर बैंक्स डोंट लैंड मनी टू स्टार्टअप्स। मतलब बैंक कभी भी आप बोलोगे, आप जाके बैंक के पास बोलोगे जाके कि मैं ना, मेरा नया बिजनेस है और मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक आपको ऐसे नहीं निकाल के देगी लोन, ऐसा नहीं होता है। पहले ऐसा लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, पर बैंक गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स निकाले कि जो जो लोग अपने स्टार्टअप्स करते हैं, तो बैंक के पास ऐसी स्कीम्स हैं कि भाई जो लोग स्टार्टअप्स करते हैं तो उनके लिए अलग से लोन फैसिलिटीज़ हैं। तो आप ऐसे मत सोचिएगा कि बैंक आपको लोन नहीं देगी, बैंक आपको लोन दे देगी वे स्कीम्स के अंडर, पर उनकी पॉलिसी और गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा कि हाँ भाई आप उनसे वादा करोगे कि हाँ भाई मैं इस साल में इतना प्रॉफिट कमा लूँगा, आपके जो फोरकास्ट होंगे कि हाँ भाई मैं इस साल 5 लाख का प्रॉफिट कमा लूँगा, अगले साल 10 लाख का कमा लूँगा, फिर जो भी पैसे आएंगे मैं उनको चुकता कर दूँगा, तो वो आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, स्कीम्स तो देगी बैंक, पर आपको वो पूरा करना पड़ेगा, है ना। स्टार्टअप्स कांट बी फाइनेंस्ड विद डेट। मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि स्टार्टअप कभी भी ऐसे लोन लेके नहीं फाइनेंस कर सकते, खुद का कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है फाइनेंस करने के लिए। मतलब अपना कैपिटल जो होता है वो लोन से नहीं आना चाहिए,
खुद का ही पैसा होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस, किसी के पास पैसा नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15 lakhs होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होता है। एंड तो जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोन लेके ही स्टार्ट करते हैं। तो ये एक मिथ है कि लोग लोन लेके स्टार्ट नहीं करते, खुद का ही स्टार्ट करते, खुद का ही पैसा इन्वेस्ट करते इक्विटी में और फिर स्टार्ट करते। ठीक है, फिर है मोस्ट एंटरप्रेन्योर स्टार्ट बिजनेस इन अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ दी एंटरप्रेन्योर्स उन्हीं इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट करते हैं जो फ्लरिश हो रही है। जैसे मान लीजिए मैंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में 3-4 अपनी फेमस है कंपनीज, एयरटेल, वोडाफोन और जियो और BSNL, तो ये 4 कंपनीज फेमस है। तो ये फ्लरिश हो रही है इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री कितनी फ्लरिश हो रही है। तो मैं उन्हीं ऐसे मानना चाहता है कि एंटरप्रेन्योर क्या है, इन्हीं ऐसी इंडस्ट्रीज़ में पैसा लगाता है या ऐसी इंडस्ट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट करता है जो ऑलरेडी फ्लरिश्ड है। ये गलत है। एंटरप्रेन्योर इनोवेटिव होता है, वो एक नई जगह पे इन्वेस्ट करता है, ऐसी नई चीज़ करता है जहाँ पे उसको पता है कि 99.99% वो फेल ही होगा, पर भी वो वहाँ स्टार्ट करता है। जैसे व्हाट्सएप, तो उसने पहले देखा नहीं होगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा मैसेजिंग ऐप होगा जो सब चलाएंगे, इतने आसानी से वीडियोस, ऑडियोस, डॉक्यूमेंट्स सब शेयर हो जाएंगे, कॉल्स हो जाएंगी, वीडियो कॉल्स हो जाएंगी। ऐसा तो किसी ने कभी कुछ सोचा नहीं था। और है ना ये बिजनेस, है ना व्हाट्सएप, उसको देख के इंस्टाग्राम आया, ठीक है, फेसबुक है। तो ये ऐसे जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे लोगों को कोई इमेजिनेशन नहीं होता, पर एंटरप्रेन्योर अपने इनोवेटिव तरीके से वहाँ पे इन्वेस्ट करता है, वहाँ पे बिजनेस चलाता है, फिर वो फ्लरिश हो जाता है। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ अ स्टार्टअप डिपेंड्स मोर ऑन एन एंटरप्रेन्योर टैलेंट देन ऑन बिजनेस ही चूजेस। मतलब जो भी बिजनेस वो चला रहा है, जो भी एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप कर रहा है, वो मेजरली उसके टैलेंट पे डिपेंड करता है, ना कि वो बिजनेस पे डिपेंड करता है। ऐसा बात नहीं है। एंटरप्रेन्योर का टैलेंट एंड द बिजनेस ही चूजेस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर मान लो मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ और मैं वैसे कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, अगर मैंने किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट किया जहाँ पे जो इंजीनियर्स और उन सब की ज़रूरत होती है, शुरुआत में तो मेरे को अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्टार्टअप लगा लूँ तो मेरे को अगर इंजीनियरिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, और मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ और मैं इंजीनियरिंग के कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूँ जिसमें इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है, तो मैं 100% फेल होंगी। ऐसा मेरे को नहीं करना है। अगर आप इंजीनियर हो या आप साइंस स्ट्रीम से, तो उस हिसाब से आप बिजनेस स्टार्ट करो। अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ तो उस हिसाब से बिजनेस स्टार्ट करूँगी। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप किस हिसाब से, आपको किस बात में इंटरेस्ट है, और उसी का बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपका टैलेंट और जो बिजनेस जो आपने चूज़ किया, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि आपका टैलेंट है तो आपका बिजनेस चल जाएगा, ऐसी बात कोई नहीं। लोगों के टैलेंट होते हुए भी लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मिथ है। और लास्ट है कि सारे जो एंटरप्राइजेस हैं एंटरप्रेन्योर ने जो स्टार्ट कर रहे हैं वो सक्सेसफुल है फाइनेंशियली। मतलब उनका कभी कैश क्रंच नहीं होता है, आराम से जब भी उनको पैसा चाहिए होता है वो इन्वेस्ट कर लेते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है। अच्छे जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो भी कभी कभी फेल हो जाते हैं, कभी कभी उनकी भी पैसों की दिक्कत आ जाती है। तो ये भी एक बड़ा मिथ है। ठीक है, तो ये आप लर्न कर लीजिएगा। बहुत ईजी है, ऐसे तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलें आगे। तो आप एक और वीडियो देखिए इसका, सुंदर पिचाई सर को आप जानते हैं? नहीं जानते तो मैं बता दूँ, गूगल के CEO हैं, ध्यान रखिए। जिनको नहीं पता अपने आप पे शर्म कीजिए कि आप गूगल इस्तेमाल करते हैं पूरे टाइम। तो उसका CEO कौन है वो आपको भी पता होना चाहिए। तो उन्होंने अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट करी, गूगल कैसे स्टार्ट करा, कैसे वो इतने फेमस हुए, अभी की उनकी क्या इनकम है, तो वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो आप वीडियो देखिए। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। ठीक है। 18 अक्टूबर 2006 ये वो दिन था जब माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात गूगल को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया था। हुआ ये था कि सन 2006 के दौरान जब इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे ज्यादा फेमस ब्राउजर हुआ करता था, तब माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात गूगल को हटाकर बिंग को इंटरनेट एक्सप्लोरर का डिफॉल्ट सर्च इंजन बना दिया था। इस वजह से एक ही रात में गूगल ने अपने ऑलमोस्ट 300 मिलियन कस्टमर्स लूज कर दिए थे। और ये कहना एकदम सही रहेगा कि शायद आज हम गूगल को जानते भी नहीं अगर सुंदर पिचाई उस समय गूगल में ना होते तो। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसके घर में ना तो बचपन में टीवी होता था और ना ही कोई कार, आज वो ना सिर्फ एक $multi-billion कंपनी गूगल बल्कि उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का भी CEO है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही टैलेंटेड और इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी मिस्टर सुंदर पिचाई की लाइफ को थोड़ा करीब से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
पिच्चई सुंदरराजन, जिन्हें कि हम सुंदर पिच्चई के नाम से जानते हैं, इनका जन्म 1972 में तमिलनाडु की एक सिटी मदुरई में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। इनके पिता मिस्टर रघुनाथ पिच्चई जीईसी नाम की एक कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और इनकी मां मिसेस लक्ष्मी इनके जन्म से पहले एक स्टेनोग्राफर का काम किया करती थी। एक आम मिडिल क्लास फैमिली की तरह इनकी फैमिली भी उस दौरान एक 2 रूम के अपार्टमेंट में रहा करती थी और उस टाइम पर इनकी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पिता को अपने लिए एक स्कूटर खरीदने के लिए 3 साल तक सेविंग्स एंड वेट करना पड़ा था। और जब ये अराउंड 14 साल के थे तब जाकर इनके घर में इनका पहला लैंडलाइन टेलीफोन आया था। पर ये शुरुआत से ही काफी होनहार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे एंड इन्होंने 1993 में आईआईटी खड़गपुर से अपनी मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करी। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के जस्ट बाद इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप हासिल कर ली एंड मटेरियल साइंस एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स में एमएस करने के लिए यूएस चले गए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस टाइम पर इनकी यूएस की फ्लाइट का खर्चा इनके डैड की ऑलमोस्ट 1 साल की सैलरी के बराबर था, पर फिर भी इनकी फैमिली ने इनको सपोर्ट किया और ये यूएस पहुंच गए। उस टाइम इनका प्लान ये था कि ये एमएस की डिग्री पूरी करते ही फिर पीएचडी की पढ़ाई शुरू कर देंगे, पर फिर इन्होंने बीच में ही वो आइडिया ड्रॉप कर दिया और 1995 में स्टैनफोर्ड से एमएस की डिग्री लेने के बाद अप्लाइड मटेरियल्स नाम की एक कंपनी में एज ए इंजीनियर एंड प्रोडक्ट मैनेजर काम करने लगे। पर इस कंपनी में इन्होंने ज्यादा टाइम तक काम नहीं किया एंड फिर एमबीए की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने ये जॉब छोड़ दी और वॉर्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एमबीए के लिए एडमिशन ले लिया। इन्होंने 2002 में यहां से अपने एमबीए की पढ़ाई पूरी करी। एमबीए के जस्ट बाद इन्होंने मैकेंजी में एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट जॉब ज्वाइन कर ली और कुछ ही दिनों के बाद अपनी आईआईटी की बैचमेट और गर्लफ्रेंड अंजलि से शादी कर ली। और सन 2006 वो साल था जब इन्होंने फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट की पोस्ट पे गूगल में जॉब ज्वाइन करी और उसी साल गूगल ने अपना फ्री मेल सर्विस जीमेल भी लॉन्च किया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर गूगल में इनकी रियल सक्सेस जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे ये गूगल के फाउंडर्स की नजरों में और बाकी एम्प्लॉयज के बीच लाइमलाइट में आ गए। गूगल ज्वाइन करने के बाद इनका शुरुआती प्रोजेक्ट एक गूगल टूल बार का था। यह टूल बार उस समय काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस टूल बार की हेल्प से लोगों के पास इंटरनेट एक्सप्लोरर पर गूगल को डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाने का ऑप्शन आता था। तब एरिक स्मिथ गूगल के सीईओ थे एंड उस टाइम पर पिच्चई ने एरिक स्मिथ एंड लैरी पेज को बोला कि गूगल टूल बार प्रोजेक्ट तो ठीक है पर हमें अपना खुद का एक ब्राउजर भी बनाना चाहिए। और ये सुनकर एरिक स्मिथ एंड लैरी पेज ज्यादा खुश नहीं हुए एंड सुंदर पिच्चई का ये प्रपोजल और आइडिया उन्होंने ठुकरा दिया एंड ये कहा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर मार्केट में ऑलरेडी एक बहुत अच्छे ब्राउजर के तौर पे एग्जिस्ट करता है और हम अपना ब्राउजर बनाकर कुछ खास नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी सिर्फ गूगल टूलबार पर ही ध्यान दो और यही प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। तब पिच्चई ने कहा कि एक दिन माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का सर्च इंजन बना लेगा एंड शायद हमें उससे पहले अपना ब्राउजर बना लेना चाहिए। बट उनकी इस बात पर भी एरिक एंड लैरी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया एंड उन्हें सिर्फ गूगल टूलबार पर ही फोकस करने को कहा। पर उसके बाद फिर पिच्चई ने ये टॉपिक कभी नहीं छेड़ा एंड बस गूगल टूलबार के प्रोजेक्ट पर ही काम करते रहे। फिर एक दिन वही हुआ जो सुंदर पिच्चई ने बहुत पहले ही कह दिया था। माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात इंटरनेट एक्सप्लोरर से गूगल को हटाकर बिंग को डिफॉल्ट सर्च इंजन बना दिया एंड ठीक एक ही रात में गूगल ने अपने 300 मिलियन कस्टमर्स लूज कर दिए। पर तब तक पिच्चई और उनकी टीम गूगल टूलबार ऑलमोस्ट बना ही चुकी थी एंड बचा हुआ काम पिच्चई एंड उनकी टीम ने जी जान लगाकर बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया एंड गूगल टूलबार मार्केट में लॉन्च कर दिया। इससे लोगों के पास एक ऑप्शन आ जाता था जिससे वो वापस गूगल को अपना डिफॉल्ट सर्च इंजन बना लेते थे। इस टूलबार से गूगल को काफी मदद मिली एंड खोए हुए 80% कस्टमर्स भी गूगल के पास वापस आ गए। पर तब तक लैरी पेज एंड एरिक स्मिथ को सुंदर पिच्चई की वैल्यू समझ आ गई थी एंड लोग इन्हें एक विजनरी प्रोडक्ट मैनेजर के टैग से भी जानने लगे थे। इस इंसिडेंट ने एरिक एंड लैरी पेज को फाइनली सुंदर का प्रपोजल मानने के लिए मजबूर कर दिया और फिर गूगल क्रोम की शुरुआत हुई और 2008 में सुंदर पिच्चई की मैनेजमेंट के अंदर उनकी टीम ने गूगल क्रोम लॉन्च कर दिया और ये अपने आप में एक ग्रैंड सक्सेस रहा क्योंकि कुछ ही टाइम के अंदर ये वर्ल्ड का मोस्ट यूज्ड वेब ब्राउजर बन गया था। गूगल के इस प्रोडक्ट से सुंदर पिच्चई को इंटरनेशनली बहुत रिकॉग्निशन मिली और 2008 में ही इन्हें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया गया, जिसके बाद ये गूगल को रिप्रेजेंट करते हुए हर प्रोडक्ट लॉन्च पर स्टेज पर नजर आने लगे। 2012 में इन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ क्रोम एंड एप्स की पोस्ट पर भी प्रमोट कर दिया गया और बस एक ही साल बाद इन्हें एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट को भी लीड करने की जिम्मेदारी दे दी गई, जहां इन्होंने एंड्रॉइड 1 की शुरुआत करी एंड 5 बिलियन लोगों तक इस ओएस को पहुंचाया
और बहुत ही कम टाइम में सुंदर पिच्चई को दोबारा प्रमोट करके हेड ऑफ प्रोडक्ट्स की पोस्ट दे दी गई 2014 में। इस टाइम पर सुंदर पिच्चई को ऑलमोस्ट हर दूसरी बड़ी कंपनी से ऑफर आने लगे थे एंड यहां तक कि इन्हें ट्विटर से भी ये ऑफर आया कि ये हेड ऑफ प्रोडक्ट्स की पोस्ट पे ट्विटर को ज्वाइन कर लें एंड कुछ टाइम बाद इन्हें ट्विटर के सीईओ की पोस्ट के लिए भी कंसीडर किया जाने लगा। हैरानी की बात तो ये है कि इन्हें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की पोस्ट के लिए भी एज अ कैंडिडेट कंसीडर किया गया था, पर इन्होंने गूगल के साथ अपनी लॉयल्टी नहीं छोड़ी एंड रिटेन करने के लिए इन्हें 2015 में गूगल के सीईओ की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया गया। दोस्तों, कई बार इन्हें लैरी पेज से बेटर सीईओ भी बताया गया है एंड यूं ही नहीं 2019 में इन्हें अल्फाबेट का भी सीईओ बना दिया गया। आज सुंदर पिच्चई वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल लोगों में से एक माने जाते हैं एंड हमारे लिए गर्व की बात तो ये है कि एक इंडियन आज वर्ल्ड की टॉप कंपनी का सीईओ है। दोस्तों, ये थी सुंदर पिच्चई की लाइफ स्टोरी एंड उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।